Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. Today we'll cover the topic methods of international payment. Our subject is international commercial law. But उससे पहले मैं एक न्यूज़ देना चाहती हूँ आपको. अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि हमारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं अब. यानी कि अब आप इजीली हमारे नोट्स को पढ़ सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के. You can ask, just have to ask, okay? You just have to ask for the notes and you can access it very easily. कोई कॉस्ट नहीं है उनकी. ठीक है, इसी सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन आस्क अस एनी टाइम. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और इसमें क्या क्या, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड तो वी ऑल नो क्या क्या इन्वॉल्व होता है. इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स, पता है, सर्विसेज पता है, नेशनल बॉर्डर्स पे पता है. while it opens door to new market and profits, of course opportunities आती हैं इससे. And it also involves risk, of course, especially related to receiving payment from foreign buyers. तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है जब हम फॉरेन में कोई डील करते हैं, फॉरेन बायर से पेमेंट लेते हैं. अपने खुद की कंट्री में भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी पेमेंट फंसने का डर होता है. तो ये तो फिर हम दूर, सात समुंदर पार कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ तो डेफिनेटली बड़ा रिस्क होता है. The major challenge for exporters is getting paid in full and on time. Yes, it is a major challenge. ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड की तरह नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड करता है एडिशनल रिस्क. यानी डोमेस्टिक ट्रेड में भी रिस्क होते हैं बट उसकी तरह नहीं, उससे ज़्यादा रिस्क है इंटरनेशनल ट्रेड में. ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करेंसी फ्लक्चुएशंस, वीक लीगल एनफोर्समेंट, कल्चरल डिफरेंसेस बिजनेसेस. ये वैसे मैं आपको सारा आगे एक्सप्लेन करूंगी, ऐसा मत सोचना कि ये क्या पढ़ा के छोड़ दिया. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है. करेंसी का डिफरेंस होता है, प्राइस वहाँ पे फ्लक्चुएट करती है, किसी के लिए ज़्यादा महंगा, किसी के लिए सस्ता, ऐसे वाला चीज़ आ जाती है. और पॉलिसीज़ दोनों कंट्रीज़ की अलग होती है. जिस टाइम पे डील होती है तब पॉलिसी कुछ और होती है, और डील जैसे डन हो जाती है या फिर जिस टाइम पे सामान जाना होता है उस टाइम पे अचानक से लॉ चेंज हो जाता है. ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है. तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, तो वो हम अभी कवर करेंगे. सो बिफोर मेकिंग देयर फर्स्ट सेल्स, एक्सपोर्टर्स मस्ट डिसाइड ऑन द बेस्ट पेमेंट मेथड. तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड की जाती है अपनी फर्स्ट सेल करने से पहले, कि जो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की उन्हें पहले बेस्ट पेमेंट मेथड डिसाइड करना होता है. किस बेसिस पे, कि कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है. ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द बायर, कि किस बायर के साथ पेमेंट आसानी से मिल जाएगी, अटकेगी नहीं. ठीक है, और कंट्रीज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, भाई उस कंट्री की हालत क्या है. कंट्री की हालत खराब है तो बायर की हालत अच्छी कैसे हो सकती है. बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. देन नेचर एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स. अब गुड कैसा है, उसका नेचर क्या है, मतलब किस टाइप का वो गुड है, और उसकी क्या वैल्यू है, यानी कि क्या अमाउंट है. ऑफ कोर्स चूजिंग द राइट मेथड ऑफ पेमेंट हेल्प बैलेंस द रिस्क एंड रिवॉर्ड. तो अगर हम सही तरीके से पेमेंट मेथड चूज करते हैं, सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, तो जो लाइक हमारा रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है रिस्क भी और रिवॉर्ड भी. यानी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तो वो रिस्क हम भूल जाते हैं, हम उस रिस्क को याद भी नहीं रखते कि यार हमने कितनी प्रॉब्लम झेली थी. ensuring the exporters is protected while still making the sale attractive for the buyers. Alright, so importance of payment terms in international trade. क्या importance है पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन की इंटरनेशनल ट्रेड में. पेमेंट टर्म्स जो होती है वो डिफाइन करती है हाउ एंड व्हेन द एक्सपोर्टर्स गेट पेड, कि कब और कैसे एक्सपोर्टर्स को पेमेंट मिलेगी. वो एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करती है नॉन पेमेंट से, फ्रॉड से और फाइनेंशियल लॉस से. एक्सपोर्टर्स हैं मस्ट एक्सेस द बायर्स फाइनेंशियल कंडीशन. एक्सपोर्टर्स को दूर से भाप लेना चाहिए कि बायर की हालत क्या है. वो किसी कर्जे में तो नहीं है कि वो बाकियों के साथ भी ऐसा रिश्ता रखता है कि उनके पैसे नहीं देता है, और अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा है तो ही उस पर ट्रस्ट करा जाए. So exporters must access the buyer's financial condition and background before finalizing payment terms. So risk in the international market may arise from, कैसे risk arise होता है international market में, political changes. I told you I'll cover, तो मैं आ गई हूँ उस पे. जैसे कि कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, या फिर भाई दो कंट्रीज के बीच पहले तो रिश्ते बहुत अच्छे थे जब डील हुई, लेकिन जैसे जब गुड सप्लाई करने की बारी आई तब वॉर हो गई, रिश्ते खराब हो गए. या फिर उन दो कंट्रीज के बीच वॉर नहीं हुई,
उसी कंट्री की किसी और के साथ वॉर हो गई, जिसकी वजह से उस कंट्री में जो लॉज लग गए, इम्पोज हो गए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद हो गया, उसकी वजह से डील भी अफेक्ट करेगी। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। देन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जैसे कि इन्फ्लेशन हो जाता है, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, तो फिर अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है तो फिर जो बायर है वो कैसे अप जाएगा, राइट? सो बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैटर करती हैं, और रिस्क सबसे ज्यादा यहीं पर मिलता है। नाउ पेमेंट मेथड आल्सो अफेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप। पेमेंट मेथड क्या है, इससे भी कस्टमर रिलेशनशिप अफेक्ट होती है। अगर जैसे वेरी बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स है, जैसे कि फुल पेमेंट अप फ्रंट कैन डिस्करेज बायर्स, कि आप बोल रहे हो मैं तो सामान तभी भेजूंगा जब पूरा एडवांस आ जाएगा, गिवन डेट पे, गिवन टाइम पे। इट विल बी अ प्रॉब्लम। आप ये कह सकते हो कि आप 50% दो, फिर बाकी सामान मिलने के बाद देना 50%। वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसको भी ट्रस्ट हो जाता है, आपको भी ट्रस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ। या फिर वेरी रिलैक्स टर्म्स, अब आपने कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स कर दी, ओपन क्रेडिट कर दिया, तो उससे नॉन पेमेंट का रिस्क है। फॉर एग्जांपल, आप पहली बार किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आपको नहीं पता उसका बैकग्राउंड, आपने सीधा उसको सामान भेज दिया, अब आप उसको फ़ोन पे फ़ोन मिला रहे हो, उसका फ़ोन का नहीं आता पता, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आपको पहले उससे पेमेंट की बात करनी चाहिए थी, पहले कुछ टोकन अमाउंट लेना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, राइट? सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एंड आई थिंक ये बहुत बेसिक है, ये सब आप ऐसे भी याद कर लोगे। कॉमन मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। कॉमन मेथड्स क्या है इंटरनेशनल पेमेंट के? कैश इन एडवांस, ठीक है ना? यहाँ पे जितने भी लाइक फ्यूचर एडवोकेट्स हैं, जो कभी बिजनेस में अपना करियर फ्यूचर देखते थे, या फिर जिनके फादर इन बिजनेस में है, कोई फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस का, वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसी कोई टर्म्स भी नहीं है ये कि जो सिर्फ इंटरनेशनल के साथ ही होती है। सो बायर्स पे बिफोर द गुड्स आर शिप, तो क्या इन एडवांस, तो पता ही है आपको कि बायर को गुड्स आने से पहले ही पे करना होता है। मोड्स ऑफ पेमेंट क्या होता है इसमें? बैंक ट्रांसफर होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, और एस्क्रो होता है। एंड आई डोंट थिंक सो आई कि मुझे ये अब समझाना पड़ेगा कि मोड ऑफ पेमेंट में ये चीज़ें क्या होती है भाई। इसी जनरेशन से बिलोंग करते हो ना। सो यूज्ड व्हेन, कब यूज होती है? द बायर इज न्यू और लोकेटेड इन अ हाई रिस्क कंट्री। तो जब एक बायर हाई रिस्क कंट्री में लोकेटेड होता है, तो वहाँ पे एडवांस पेमेंट ही मांगनी सही लगती है, क्योंकि भाई बायर को अगर कोई और नहीं दे रहा है तो वो देगा पैसे आपको, और उसे अगर आपसे ही प्रोडक्ट या गुड्स चाहिए तो। सो द एक्सपोर्टर इज अनश्योर अबाउट, और एक्सपोर्टर भी अनश्योर है कि भाई बायर बाद में मुझे पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या उसका मन बदल गया तो फिर वहां पे तो वो नहीं देगा ना अपना सामान। तो ऐसे केसेस में कैश इन एडवांस मांगा जाता है। अब इसके प्रॉस क्या है? पेमेंट रिस्क ज़ीरो हो जाता है एक्सपोर्टर के लिए, और इंश्योर किया जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो हो फॉर द सेलर, ठीक है? अब आते हैं कॉन्स पे। अब अच्छी चीजें पढ़ ली तो बुरी भी पढ़नी पड़ेगी ना इसकी। अब हाई रिस्क हो जाता है बायर के लिए, बायर की तरफ से तो दिक्कत आ गई ना, कि दे मे नॉट रिसीव द गुड और मे रिसीव। अब भाई हमेशा सिर्फ बायर ही फ्रॉड नहीं कर सकता, फ्रॉड सेलर भी कर सकता है, पैसे लेने के बाद सामान नहीं भेजा, ठीक है? एंड मे रिड्यूस कस्टमर इंटरेस्ट एज फ्यू बायर्स आर विलिंग टू पे इन एडवांस। और कभी कभार क्या होता है, उनका इंटरेस्ट पहले ही चला जाता है सुन के कि पूरी पेमेंट एडवांस में देंगे, हम अभी इतना हम रिस्क नहीं ले सकते, तो सॉरी हम ये डील नहीं कर रहे। तो ये भी वन ऑफ द रीजन होता है। अब एग्जाम्पल है, एन एक्सपोर्टर इन इंडिया सेलिंग टू अ न्यू बायर। एक इंडिया एक्सपोर्टर है जो एक नए बायर को सेल कर रहा है इन वेनेजुएला में, डिमांड फुल एडवांस पेमेंट। तो वो पूरी एडवांस पेमेंट डिमांड करता है, क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी दिख रही है वेनेजुएला के पॉलिटिकल क्लाइमेट में। तो ये कंडीशन है जहाँ पे उसे लग रहा है कि उसे एडवांस पेमेंट ले लेनी चाहिए। अब आते हैं हम ओपन अकाउंट पे। अगेन अनदर मेथड ऑफ पेमेंट, मीनिंग एक्सपोर्टर्स शिप्स द गुड्स। एक्सपोर्टर जो है वो शिप करता है गुड को, ठीक है? और जो बायर है ना, वो उसे बाद में पैसे देता है, कम से कम 30 से 90 दिन बाद। ये कब यूज होता है? जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है बायर के साथ, यानी आपको उस पर ट्रस्ट है, आपको उसके साथ लंबे टाइम तक कारोबार करना है, यानी बिजनेस करना है। सो बायर इज इन अ स्टेबल इकोनॉमी विद रिलायबल पेमेंट प्रैक्टिसेस। जो बायर है वो एक स्टेबल इकोनॉमी में है और रिलायबल पेमेंट प्रैक्टिस है, यानी कि मतलब दोनों के बीच अच्छा रिलेशन है, और अगर नहीं भी है तो बिल्ड करना चाह रहे हैं एक अच्छा रिलेशन। बड़े बड़े लाइक समझ लो कि काफी अच्छे बड़े बिजनेसमैन है, कि इतना ट्रस्ट कर सकते हैं देख दाख कर, कि इतना स्प्रेड या फैला हुआ बिजनेस है तो नहीं करेगा फ्रॉड। प्रॉस क्या होता है इसका?
अट्रैक्टिव टू द बायर, बायर के लिए फायदा है, पहले सामान आ रहा है उसके बाद पेमेंट दे रहे हैं हम, इसका कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है। कैन इंक्रीज सेल्स एंड ट्रस्ट, इन सेल्स ट्रस्ट, लाइक सेल्स और ट्रस्ट दोनों इंक्रीज होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग बन जाता है। इसके कॉन्स क्या है? अगेन इसमें अब आ जाता है एक्सपोर्टर्स की बारी। तो एक्सपोर्टर है जो कि सेलर है, उसके लिए हाई रिस्क हो जाता है, उसकी पेमेंट की गारंटी नहीं होती है, बट भाई अब भरोसा करके उसने दिया है तो एनीवेज रिस्क तो लेना पड़ेगा किसी एक पार्टी को। एक्सपोर्टर में सफर डिले और डिफॉल्ट, और जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट में डिले भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है। समझो कि पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से जा रही है, लेकिन अब जैसे ही वहाँ पे गुड्स पहुंचे वहाँ पे कोई क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, उसकी फैक्ट्री जल गई, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो भाई उसकी पेमेंट तो प्रॉब्लम में आ जाएगी, राइट? चाहे अच्छे रिश्ते क्यों ना हो, कोई इश्यूज आ गए ऐसे जो देख नहीं सकते थे, राइट? नाउ रिस्क रिडक्शन, डू प्रॉपर क्रेडिट चेक। अब रिस्क कैसे कम किया जाए? पूरा पूरा क्रेडिट चेक रखो। भाई जैसे रिश्ता देखने जाते हैं तो बहुत जांच पड़ताल की जाती है, ऐसे ही आपको अपने बायर की, सेलर की जांच पड़ताल करके रखनी पड़ेगी, ठीक है? इंश्योर द ट्रांजैक्शन यूजिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है? तो आप अपनी ट्रांजैक्शन को पूरा क्रेडिट इंश्योरेंस से इंश्योर कीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल है, अ जर्मन एक्सपोर्टर, एक जर्मन का एक्सपोर्टर है जो सेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक्स टू अ ट्रस्टेड क्लाइंट, अपने एक ट्रस्टेड क्लाइंट को जो कि नीदरलैंड में है, जिस विद पेमेंट ड्यू, यानी कि उससे पेमेंट पहले नहीं लेता, उसकी पेमेंट ड्यू होती है जो 60 डेज के बाद मिलेगी उसे, ठीक है? नाउ कंसाइनमेंट, अब कंसाइनमेंट क्या है, मीनिंग है इसका, एक्सपोर्टर शिप गुड्स, एक्सपोर्टर इसमें गुड्स भेज देता है, और बायर जो है उसे, लाइक बायर पेज ओनली आफ्टर द गुड्स आर सोल्ड, और बायर तब पे करेगा जब सामान बिक जाएगा, यानी सेल हो जाएगा, सोल्ड। सो ये तो बहुत लेट वाला काम हो गया नहीं। एक्सपोर्टर्स रिटेन ओनरशिप ऑफ द गुड्स अंटिल सोल्ड, एक्सपोर्टर्स जो है उनके पास ओनरशिप होती है गुड्स की जब तक सोल्ड नहीं हो जाता है वो गुड। ये कब यूज किया जाता है? जब एक नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स ये एक्चुअली ऐसी काम के लिए पिच करते हैं, भाई हमारा एक नया प्रोडक्ट है, हम आपको अभी फ्री में देके जा रहे हैं, आप इसे निकालो, अगर ये बिकता है तो हम फिर आपसे इसके पैसे ले लेंगे, नहीं बिकता तो हम अपना सामान वापस ले लेंगे। ऐसा वाला कुछ होता है इसमें, ठीक है? और ये जो पर्सन नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको ऐसा करना पड़ता है, कहते हैं ना सैम्पलिंग वगैरह भी, कुछ आपने सुना होगा, सैंपल तो निकाले जाते हैं पहले मार्केट में। सो ऐसा कुछ समझ लो आप। एक्सपोर्टर्स हैज अ हाईली ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर, बट हाँ, एक्सपोर्टर जिस डिस्ट्रीब्यूटर को देता है कुछ अच्छी बातचीत हो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता है वो, ऐसे किसी को भी पकड़ के दे देगा तो सामने वाला पर्सन बेच के उसे पैसे भी नहीं देगा। नाउ प्रॉस क्या है इसके? हेल्प एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को हेल्प करता है कि एक न्यू मार्केट में आ पाए वो। अपना स्टोरेज अगर उसके पास नहीं है, नहीं स्टोर कर पा रहा है वो गुड्स को एक जगह पे, तो कोई बात नहीं, उसके पास कोई शॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब कोई नई चीज लॉन्च करते हैं तो जरूरी तो नहीं कि सारा वेयर हाउस, ऑफिस, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ हो हमारे पास, धीरे धीरे करके बनता है। लो रिस्क होता है बायर की तरफ से, क्योंकि उनको पे नहीं करना होता जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होता, क्योंकि उन्हें भी उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता ना, नया नया आया, लोगों को पसंद आए ना आए, क्या रिव्यूज आते हैं उसे कैसे पता होगा, तो वो इतना, लाइक कोई वो क्या पता महंगा प्रोडक्ट हो या सस्ता हो, जैसा भी हो, वो कैसे लाइक ले सकता है बायर से वो प्रोडक्ट, अगर उसको उस चीज से लॉस हो गया तो। नाउ इसका कॉन्स क्या है? जो रिस्क होता है एक्सपोर्टर के ऊपर होता है, पेमेंट डिपेंड्स ऑन बायर सक्सेस, बायर की सक्सेस पे पेमेंट डिपेंड करती है, और गुड्स माइट नॉट सेल, गुड्स हो सकता है सेल ना हो, या फिर रखे रखे डैमेज हो जाए, खो जाए, तो भी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, राइट? एग्जाम्पल है, एन इटालियन एक्सपोर्टर सेंड्स डिजाइनर क्लोथ्स ऑन कंसाइनमेंट, एक इटालियन एक्सपोर्टर है जिसने कंसाइनमेंट पे डिजाइनर क्लोथ्स भेजे थे यूएस फैशन स्टोर को, जो तभी पे करेंगे जब वो उनका वो आइटम सोल्ड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, मीनिंग क्या है इसका? बैंक एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर्स टू कलेक्ट पेमेंट, जो बैंक है ना अब उस पर वो आ जाता है, एक पार्टी बन जाता है इसमें, वो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करता है। बायर जो है ना वो सिर्फ रिसीव करता है शिपिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो डिलीवर, लाइक जिसमें नीडेड टू टेक डिलीवरी होता है, आफ्टर पेइंग और अग्रीइंग टू पे, यानी कि वो कब डिलीवर, मतलब कि बायर के पास वो डॉक्यूमेंट रिसीव कब होता है? जब वो या तो पे कर देता है या फिर वो अग्री करते हैं कि वो पे कर देगा। तो बैंक है ना, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट बायर के पास रिसीव हो जाएगा तो बैंक जो है वो लेन देन करेगा उससे पेमेंट का। अब इसमें टाइप्स क्या है? डीपी यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, बायर पे इमीडिएटली टू गेट द डॉक्यूमेंट। अब ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि बायर को ना बैंक से लेना पड़ता है
डॉक्यूमेंट मतलब कि बैंक जो है बैंक के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे ही वो बैंक को पैसे दे देगा उसे वो डॉक्यूमेंट वहां से मिल जाएगा, तभी वो गुड्स को ले सकता है। यानी कि जो गुड्स उसके पास आए हैं ना, उनको वो मालिकाना हक के से वहां से लोड जो हो रहे हैं शिप में या किसी भी ट्रांसपोर्ट में, वहां से अनलोड तभी करवा सकते हैं जब उसके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और वो डॉक्यूमेंट बैंक देगा उसे, और बैंक उसे पेमेंट देनी पड़ेगी। ये पिछली वीडियो में समझाया था, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, प्लेलिस्ट पूरी पढ़ के आना, एक एक करके वीडियोस देख कर आना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बट दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। डी ए, documents against acceptance, buyer promises to pay at a later date। बायर प्रॉमिस करता है कि वो बाद में पे करेगा, एक डेट डिसाइड कर लेते हैं ऐसे बेसिकली कि लाइक नेक्स्ट मंथ की 30 को, ऐसा कुछ, देन इस तरीके से भी काम हो जाता है। अब बट वो लाइक कुछ ना कुछ इसमें होता है ना, प्रूफ वगैरह ले लेते हैं कि हाँ भाई आपने अपना लाइक साइन कर दिया कि दैट यू विल पे द अमाउंट। अब कब यूज किया जाता है मेथड? जब ट्रस्ट ना ज्यादा हो ना कम हो, ठीक ठाक बातचीत होती है उनकी। बायर डज नॉट वांट टू ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट, बायर को अभी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन नहीं करना है, बट फिर भी एक फॉर्मल प्रोसेस रखना है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, यू नीड टू फिगर आउट। वैसे लेटर ऑफ क्रेडिट तो हमारा अभी आगे भी आएगा, ये टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है। अब इसके प्रोस क्या है? लोअर कॉस्ट देन एलसी, यानी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उससे थोड़ा कॉस्ट भी कम होता है, ठीक है। एक्सपोर्टर्स जो है वो रिटेन करते हैं टाइटल ऑफ गुड्स, यानी एक्सपोर्टर्स के पास टाइटल ऑफ गुड्स होते हैं जब तक बायर पूरी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज, पेमेंट की, ये सब चीजें कंप्लीट नहीं कर देता। इसके कौन सा है? नो कंप्लीट गारंटी ऑफ पेमेंट, बड़ा एक वो है अगर एक्सेप्टेंस पे हो रहा है, यानी इस मेथड से हो रहा है, डी ए। सो थोड़ा सा एक दिक्कत रहता है कि शायद पेमेंट अटक जाए, ठीक है। बायर रिफ्यूज कर सकता है डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने की, और जिससे कि जो शिपमेंट है जिसमें इतना भारी काम हुआ है, मतलब कि लोड किया उसे लेके गए, उसमें काफी अच्छा खर्चा हुआ है, उसे रिटर्न लेकर आना पड़ेगा, जिसमें कुछ तो लॉस हो गई, ठीक है। उसके पास प्रोडक्ट नहीं जा रहे, बात अलग है, बट लॉस तो हुआ ना, वो सारा खर्चा लगा नहीं जाने का, जो कि ये बातें भी लाखों में होती है अगर बड़ा बिजनेस है या ज्यादा सामान भेज रहे हैं तो। अब एग्जाम्पल है, एन एक्सपोर्टर इन टर्की सेंड्स कारपेट टू अ बायर, एक एक्सपोर्टर है जो टर्की में है, वो सेंड करता है बायर को साउथ अफ्रीका में कारपेट। सो लाइक हु गेट्स द डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर पेमेंट, और साउथ अफ्रीका के बायर को वो डॉक्यूमेंट तभी मिलेगा और तभी वो सामान को अनलोड करा सकता है जब वो पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे बैंक का काम है। लेटर ऑफ क्रेडिट, वैसे इसका एक अलग से भी टॉपिक है, बट ठीक है। बैंक गारंटीज पेमेंट, ठीक है। ये बैंक जो है ना वो गारंटी करता है पेमेंट को टू द एक्सपोर्टर, कि जैसे हमें आपके बायर से पेमेंट रिसीव हो जाएगी, हम उसे डॉक्यूमेंट दे देंगे और वो पेमेंट आपको ट्रांसफर कर देंगे। यानी मैं आपको एक बार अच्छे से और समझाती हूँ, कहाँ समझाऊँ, यहाँ समझाती हूँ, ठीक है। ये है सेलर, जिसे हम एक्सपोर्टर भी कह सकते हैं। ये है बी फॉर बैंक, और ये है बायर, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है? अब ये ना, ये सामान भेज देगा, ठीक है, गुड्स इसने ट्रांसफर कर दिए हैं, और इसने गुड्स, सॉरी बैंक को नहीं, सीधा यहाँ ट्रांसफर करें। ये जो है अगर इसे गुड्स लेने हैं तो ये उस सिनेरियो में बैंक के पास जाएगा, बैंक से को पैसे देगा, पे करके पैसे देके, ठीक है, एक मिनट, हाँ, बैंक को पैसे देके ये गुड्स का ना डॉक्यूमेंट लेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट समझ लो की है, चाबी है, कि जो जिस बॉक्स में वो गुड्स है ना उसको ओपन करने की, ऐसा समझ लो आप। तो जैसे ही बैंक उसे वो डॉक्यूमेंट दे देगा पेमेंट लेते ही उससे, वो उन गुड्स को अपने साथ ले जा सकता है। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। सो अ बैंक गारंटी, और ये पेमेंट जब बैंक को रिसीव होती है डॉक्यूमेंट के बदले, तो ये पेमेंट जाती है सेलर को। तो यहाँ पे बीच में बैंक आ जाता है बायर और सेलर के, यानी कि एक्सपोर्टर और इंपोर्ट के। अब अ बैंक गारंटीज पेमेंट टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एज लॉन्ग एज ऑल कंडीशंस ऑफ एलसी आर मेट। अब एलसी की जितनी भी कंडीशंस है अगर वो मीट कर रही है, तो जो बैंक है ना वो गारंटी करता है कि हम बायर से आपकी पेमेंट लेंगे, आपको देंगे। और एलसी की कंडीशंस अगर मेट हो रही है, तो अब इसे कब यूज किया जाता है? जब एक नया बायर होता है, जिसकी मतलब जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है उस केस में भी, और बायर हाई रिस्क कंट्री में होता है तब भी। सेलर नीड्स अ सिक्योर पेमेंट मैकेनिज्म, अब सेलर को भी कुछ सिक्योर पेमेंट मैकेनिज्म चाहिए होता है, तो वहां पे बैंक हेल्प करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बैंक गारंटी कर रहा है पेमेंट देने की। नाउ प्रोसेस क्या है इसका? बायर जो है वो
अरेंज करता है एलसी। सबसे पहले इसमें बायर जो है ना वो एलसी अरेंज करता है, ठीक है। मैं पहले इसे पूरा, ओके। अब जो बायर है वो पहले एलसी अरेंज करता है। ये बायर है, ये एलसी अरेंज करेगा अपने बैंक के थ्रू। अब एक्सपोर्टर जो है वो शिप करता है गुड्स एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक। एक्सपोर्टर है वो गुड्स शिप करता है और डॉक्यूमेंट सबमिट करता है बैंक में। वो अप ठीक है। सो अब डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होते हैं तो पेमेंट बायर की तरफ से की जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारा कुछ है। यानी कि जब वो, समझ लो कि बैंक से एक तरीके से बायर वो डॉक्यूमेंट खरीद रहा है, तो डॉक्यूमेंट भी देख कर ही तो खरीदेगा ना कि डॉक्यूमेंट में सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन है या नहीं। वो तो फंस जाएगा डॉक्यूमेंट कुछ गलत हुआ तो। प्रॉस क्या है इसका? वेरी लो रिस्क फॉर द एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स के लिए कम रिस्क होता है क्योंकि बैंक बीच में गारंटी की तरह खड़ा होता है, एंड फ्लेक्सिबल होता है, कस्टमाइजेबल होता है, टर्म्स ऐड भी कराई जा सकती है। बोथ पार्टीज इंश्योर करती है कि वो जो है पूरा उस पे, मतलब जो अग्रीड टर्म्स है उसको फॉलो करें। कॉन्स क्या है इसके? एक्सपेंसिव होता है, बैंक फीस अप्लाई टू बोथ बायर एंड सेलर, स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई भी छोटी सी एरर हो सकती है उसकी वजह से पेमेंट डिले हो सकती है, या फिर पेमेंट ना भी हो ऐसा भी हो सकता है, और लाइक पूरा प्रोसेस दोबारा दोहराना पड़े ये भी हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। एग्जांपल, एक जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो सेल करती है एक बायर को जो कि नाइजीरिया में है, विद अ कंफर्म्ड एलसी, कंफर्म एलसी के साथ, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, यूरोपियन बैंक के थ्रू, इंश्योरिंग सिक्योर्ड पेमेंट, सिक्योर पेमेंट इंश्योर करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर चूजिंग पेमेंट टर्म्स। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी एडजस्ट माय mic. Factors to consider before choosing payment terms. Buyer's credit worthiness. Check through trade references or credit reports. So buyer का एक लाइक जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो तो उसे देखनी पड़ेगी, राइट। फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने पड़ते हैं आप पेमेंट टर्म चूज करते हो उससे पहले, कि आपको चेक करना है। ट्रेड रेफरेंसेस होते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स होती है, पैसों का सारी लेन देन, ये सब चेक करना होता है आपको, बायर को भी। और मतलब कि बायर की वर्दिनेस ये एक सेलर को चेक करना होता है, ठीक है, कि वो कितना, उसका क्या मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका, कि उसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, कितना ट्रेड करता है वो, कितना सामान बाहर से मंगाता है, उसके किसके साथ कैसे कैसे रिलेशन एंड ऑल, उसका पूरा रिकॉर्ड बेसिकली। कंट्री रिस्क, किस कंट्री में वो है, कैसी कंट्री है वो, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि इस इनस्टेबिलिटी की वजह से उसका रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट इंक्रीज हो सकता है। लेंथ ऑफ रिलेशनशिप, ओपन अकाउंट में वर्क फॉर ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म बायर्स। ओपन अकाउंट जो है मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन भी किया था, वो वर्क कर सकता है अगर आपका ट्रस्टेड एंड लॉन्ग टर्म बायर्स है, और बाकी सबके लिए जो है आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टर्म्स रखनी पड़ेगी। ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज क्या है इसमें? हाई वैल्यू, यूज सिक्योर ऑप्शन। अब ऑर्डर साइज अगर लाइक आपको देख से सोच समझ के देना पड़ेगा, अगर आपके साथ नया रिश्ता है किसी का तो थोड़ा कम भी कर सकते हो, और आपको ट्रस्ट है तो दे दो भाई ज़्यादा भी। हाई वैल्यू यूज ऑप्शंस एलसी, अगर हाई वैल्यू ऑर्डर है तो आपको थोड़े सिक्योर ऑप्शन यूज करने चाहिए, जैसे एलसी हो गया या फिर एडवांस पेमेंट। स्मॉल वैल्यू है तो मे एक्सेप्ट रिस्क, थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो वहाँ पे आप, ठीक है। बायर्स फाइनेंशियल हेल्थ, ये पॉइंट शायद कट किया है, हाँ, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। बायर्स फाइनेंशियल हेल्थ, हेल्थ में आ जाता है आपका कि लाइक बायर की खुद की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल उसकी बिजनेस की कंडीशन कैसी है, वो पे कर सकता है इतना अमाउंट या नहीं, ये सब। नाउ मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन को भी ध्यान रखना पड़ता है कि इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फ्लेक्सिबल टर्म्स हेल्प अट्रैक्ट बायर, कि अगर एक सेलर थोड़ा फ्लेक्सिबल टर्म रखता है, जैसे कि पेमेंट की सबसे बड़ी होती है, अगर वो टर्म्स फ्लेक्सिबल होती है तो थोड़ा सा बायर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस को लेके देख लो, जहाँ पे सीओडी होता है तो वहाँ पे हम बहुत जल्दी से थोड़ा ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार पहले हमारे पास सामान आएगा, तो वहाँ पे क्या किया सेलर ने, अपने टर्म्स को थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे उसका भी फायदा हो गया और हमारा भी फायदा हो गया। लेकिन इसमें सेलर को नुकसान भी हो सकता है कि कभी कभार कुछ कस्टमर्स होते हैं सामान मंगाते हैं और पेमेंट नहीं देते हैं, या फिर रिटर्न चला जाता है सामान, या फिर बोल देते हैं आया ही नहीं था, टूटा हुआ आया था, ऐसा कुछ। यार मल्टीपल थिंग्स, दोनों साइड से फ्रॉड हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड से होता है, तो आपको चेक करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है। ये तो हम
हम छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस के एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे ये चीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।